वहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम ऑलरेडी केपीपीएससी पास्ट पेपर सीरीज से रिलेटेड डेली बेस पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम वही पास्ट पेपर सेम सीक्वेंस के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कौन से एमसीक्यूज थे, उन एमसीक्यूज के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं डॉक्टर हसीन अहमद और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफ यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर 31, hydrolysis of ethyl acetate into acetic acid and ethanol in the presence of mineral acid। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोलिसिस की बात कर ले, हाइड्रोलिसिस होता क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ इथाइल एसीटेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमसे यही पूछ रहे हैं कि इथाइल एसीटेट की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। तो अगर हम जनरली इस स्टेटमेंट को देख ले तो हमें यही लग रहा है कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है या बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसमें एक स्पीशीज को हम बहुत ही एक्सेस में लेते हैं और एक को लिमिटिंग लेते हैं, तो उस एक्सेस का उस पर कोई भी असर नहीं होता, चाहे आप उसको मजीद ज्यादा कर ले या कम कर ले। तो इस तरह के रिएक्शंस को सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट को देख ले और फिर यहाँ पे जो चार डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उनमें से सिर्फ किसके साथ मैच कर रहा है? ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है, सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ मैच कर रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा। Question number 32. One of the best example of autocatalytic reaction is। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस को पढ़ने से पहले आप लोगों को यही पता चलना चाहिए, ये रिएक्शंस जो है हमारे पास, ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन होता है। ऑटो मीन्स खुद ब खुद जो रिएक्शन हो रहा हो, तो वो रिएक्शन जो खुद हो रहा हो, मतलब कि वहां पे जो उसमें आपने कोई भी स्पीशीज ली है, वो एज सेल्फ कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा हो, तो उस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं? ऑटोकैटालिटिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें एक्सटर्नली आप कोई भी कैटलिस्ट ऐड नहीं करते। तो वो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है और वो रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो उस तरह की रिएक्शंस को कहते हैं ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को अब देख ले, इसका तो आपको पता चल गया कि ये होता क्या है। तो इसका पता चलने के बाद जो ही आप ऑप्शंस को देखेंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये ऑप्शन ठीक है या गलत है। चलो देखते हैं कि वो किस तरह हाइड्रोलिसिस अब इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पे इथाइल एसीटेट की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे हम एसिड यूज करते हैं या बेस यूज करते हैं। तो ये ऑटोकैटालिसिस आपके पास है या नहीं है? नहीं है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल कैटालिसिस, यहाँ पे तो बिल्कुल साफ साफ बताया हुआ है कि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? निकल कैटालिसिस यूज कर रहे हैं, तो ये भी ऑटोकैटालिसिस रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन 14 की बात कर ले, तो ये भी हमारे पास ऑटोकैटालिसिस नहीं है, मतलब कि एक्सटर्नली आप इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तब जाके इसकी ब्रेकडाउन होगी। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमारे पास ये ऑटोकैटालिसिस नहीं है। सिर्फ हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन ही ऐसा ही है जो खुद ब खुद क्या होता है? उसकी डिकम्पोजिशन होती है। यहाँ पे जो नाइट्रोग्लिसरीन है, ये क्या है? ये डिकम्पोज हो जाता है खुद ब खुद। तो जो आपके पास खुद ब खुद रिएक्शन हो रहा हो, एक्सटर्नली आप उसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करते, तो वही तो हमारे पास ऑटोकैटालिटिक रिएक्शन होता है। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन। यहाँ पे एटम की बात कर रहे हैं। एटम क्या है हमारे पास? अननोन है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी एटम हो सकता है। वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, और बिल्कुल आपके पास एंड वाला एटम भी हो सकता है। कोई अननोन एटम है आपके पास। तो पूछ रहे हैं कि ये अननोन एटम, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट में, वो कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे अननोन वर्ड मैंने इसलिए यूज किया कि आप लोग क्या कहेंगे कि लेट सपोज यहाँ पे अगर हम इस ऑप्शन बी को देख ले, तो यहाँ पे सेकंड शेल बताया हुआ है। सेकंड शेल तो न्यूक्लियस के करीब है,
लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात कर ले तो हाइड्रोजन के लिए फिर न्यूक्लियस के करीब नहीं है। या हीलियम की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे उसके लिए भी ये करीब नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अननोन वर्ड यूज किया कि एक अननोन एटम है, उसका जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे होगा, वो न्यूक्लियस के करीब होगा। तो आप लोगों ने वही ऑप्शन यहाँ पे देखना है कि जिसमें पूछ रहा हो कि नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, तो देख ले कि आया ये उसमें है कि नहीं है। चलो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, इन द न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस में तो नहीं होता। इन द सेकंड शेल नहीं। अगर हाइड्रोजन और हीलियम की बात कर ले तो फिर तो ये गलत हो गया, या कोई फार्थेस्ट एलिमेंट की बात कर ले तब भी ये गलत हो गया। तो यहाँ पे जो जनरलाइज वर्ड यूज हुआ है नियरेस्ट टू न्यूक्लियस, तो जिस तरह यहाँ पे जनरलाइज एटम यूज वर्ड यूज हुआ है तो इसी तरह यहाँ पे नियरेस्ट टू न्यूक्लियस वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। फार्थेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस से दूर तब होता है जब हम उसको एनर्जी देते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तब जाके वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट में वो न्यूक्लियस के करीब होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी। तो आप लोगों ने ऑप्शन सी को ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रोटॉन इज आइडेंटिकल विद। अब आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि प्रोटॉन होता क्या है, जाके तब हम ऑप्शंस देखेंगे कि ऑप्शंस में आया इस तरह का कोई दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो अगर इस तरह का कोई ऑप्शन आपको नजर आ गया तो आप लोगों ने उसी पे ही टिक करना है। ये हमारे पास क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया। तो अब पहला ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो H2 होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। आयनाइज हाइड्रोजन बिल्कुल यही है, ये भी हमारे पास क्या है, आयनाइज हाइड्रोजन है कि नहीं है, बिल्कुल यही है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो चलो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कि आया इससे मैच करने वाला कोई ऑप्शन है या नहीं है। अल्फा पार्टिकल नहीं, अल्फा पार्टिकल तो हीलियम होता है। इसी तरह अगर हम हाइड्रोनियम आयन की बात करें तो हाइड्रोनियम आयन तो हमारे पास H3O+ होता है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है हमारे पास, ये ऑप्शन बी करेक्ट बन रहा है। तो ऑप्शन बी को ही हमने सेलेक्ट कर। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, इथीन एंड इथाइन। यहाँ पे क्या है, इथीन एंड इथाइन को हम किस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे। यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो चलो इन 4 ऑप्शंस को देख लेते हैं। ओजोन, अगर हम ओजोन की बात करें, जो ही आप इथीन या इथाइन में ओजोन डालेंगे तो उसमें क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ओजोन डबल बॉन्ड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ओजोनालिसिस करता है, वो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, तो आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो दोनों केसेस के साथ ये क्या कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है, तो हम ओजोन के थ्रू इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है हमारे पास KMnO4 सोल्यूशन। तो अगर हम KMnO4 सोल्यूशन यूज कर ले तो KMnO4 सोल्यूशन का कलर क्या होता है, पिंक होता है। तो जो ही हम यहाँ पे इथीन या इथाइन में KMnO4 सोल्यूशन ऐड करेंगे तो उसका जो पिंक कलर होगा वो क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी KMnO4 के थ्रू इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि आया इसमें इथीन कौन सा है या इथाइन कौन सा है, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड मौजूद है या पाई बॉन्ड मौजूद है। तो कोई भी कंपाउंड हो आपके पास में पाई बॉन्ड मौजूद हो तो वो KMnO4 को डीकलराइज करता है, तो हम KMnO4 के थ्रू उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम ब्रोमीन वाटर की बात कर ले तो ब्रोमीन वाटर भी बिल्कुल उसी तरह ही है। यहाँ पे ये इथीन और इथाइन दोनों के साथ रिएक्शन देगा क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेशन मौजूद है। अगर यहाँ पे इथीन या इथाइन का होता, मतलब कि इथीन को अगर हम रिप्लेस कर लेते इथेन से, तब जाके हम ब्रोमीन वाटर को सेलेक्ट करते, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है ना इथेन के साथ रिएक्शन नहीं देता और इथाइन के साथ देता है, और वो उसका जो कलर होता तो वो उसको क्या कर लेता, डिकलराइज कर लेता, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता, और इथेन उसको डीकलराइज नहीं करता, तब जाके हम इसको टिक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इथीन और इथाइन ही दिया हुआ, इथेन नहीं दिया, तो इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया ये, क्योंकि ये दोनों के साथ रिएक्शन देता है। अब चौथा ऑप्शन है हमारे पास अमोनियम क्यूपरस क्लोराइड सोल्यूशन। तो अगर अमोनियम क्यूपरस क्लोराइड सोल्यूशन को हम ऐड कर ले इथीन और इथाइन में, तो ये इथीन के साथ रिएक्शन नहीं देता और इथाइन के साथ रिएक्शन देता है। जो ही हम ये इथाइन में ऐड कर लेंगे, अमोनियम क्यूपरस क्लोराइड सोल्यूशन को जो ही हम इथाइन में ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, क्यूपरस का आपके पास स्टाइलाइड बनेगा और ये इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, और ये प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है आपके पास, रेड होता है। तो यही रेड प्रेसिपिटेट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आया इसमें इथाइन है या इथीन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन डी बन रहा है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, द अल्लाह पामान।